हाँ डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर हम करने जा रहे हैं जी 34 नंबर हिंदी मीडियम में। तो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, देखिए लास्ट में गति के समीकरण हमने पढ़ लिए, उन पे सवाल कर लिए थे। उसके बाद हमने ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति पढ़ी थी जी। ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति के बारे में हमने पढ़ा था। किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ रहे थे तो उसके दो केस हमने कर लिए थे, अब दो केस और बाकी हैं। ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति का तीसरा केस मैं कराने जा रहा हूं आपको। ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति का तीसरा केस क्या है, देखिए किसी ऊंचाई से h कोई ऊंचाई है, h ऊंचाई से हम पहले क्या कर रहे थे, वस्तु को छोड़ रहे थे। अब हम वस्तु को h ऊंचाई से ऊपर फेंक रहे हैं किसी u वेग से। u वेग से h ऊंचाई से किसी वस्तु को आप और ऊपर फेंक देंगे, और ऊपर फेंक देंगे, वस्तु और ऊपर जाके ऐसे नीचे आएगी जी। ये केस बनेगा, ये केस बनेगा। वस्तु यहाँ पर जाके टकराएगी, यहाँ पे जाके टकराएगी तो इस ऊंचाई जो और ऊपर की ऊंचाई है वो h ले लेते हैं, और यहाँ पर अंतिम वेग है वो तो 0 होता ही है, और वस्तु यहाँ फिर नीचे आती है, जानते ही हो आप। ठीक है जी। तो कौन कौन से केस हो सकते हैं इसमें, क्या है, किसी हेडिंग क्या है, किसी ऊंचाई से वस्तु को ऊपर की ओर फेंकना, ऊपर की ओर, किसी ऊंचाई से वस्तु को ऊपर की ओर फेंकना, वस्तु को किसी ऊंचाई से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट, अधिकतम ऊंचाई तक, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय, भाई अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगेगा, v = u + at लगेगा जी। v = u + at लगेगा, क्योंकि उच्चतम बिंदु पर वेग 0 हो जाएगा, आरंभिक वेग u है, a की जगह -g और t आ जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी जी u/g। ये अधिकतम ऊंचाई तक जाने का समय है जी। ठीक है, a से b बोल सकते हैं आप इसको, a से b तक जाने का समय है। अब दूसरी बात है कि भवन से ऊपर और वस्तु कितने ऊंचे गई, भवन से ऊपर तय दूरी, भवन से ऊपर तय दूरी, भवन से ऊपर कितनी दूरी तय करी है, तो ये भी आपका फार्मूला था जी, v² - u² = 2as। a से b बात कर रहे हैं हम, कहाँ से कहाँ बात कर रहे हैं हम, a से b बात कर रहे हैं। 2g और h, छोटा h, तो छोटा h की वैल्यू आ जाएगी u² / 2g। छोटा h की वैल्यू आ जाएगी u² / 2, भवन से ऊपर तय दूरी है जी। ठीक है। तीसरी बात, धरातल से कुल ऊंचाई, धरातल से अधिकतम ऊंचाई, भाई धरातल से बॉल की अधिकतम ऊंचाई कितनी, आपसे कोई ये पूछ ले, धरातल से अधिकतम किस ऊंचाई तक बॉल जा रही है, तो कैसे निकालेंगे। तो धरातल से ऊंचाई निकालनी होगी तो आपको पता है जी, इन दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा जी। किस किस को जोड़ना पड़ेगा जी, स्मॉल h को और कैपिटल H को। स्मॉल h का फार्मूला तो आप जानते हो, u² / 2g है, और कैपिटल H भवन की ऊंचाई है। ये धरातल से अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी जी। समझ गए हो बात, समझ गए हो जी, धरातल से अधिकतम ऊंचाई इतनी हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये जी, धरातल से कुल ऊंचाई तो आ गई। सबसे जो मेन पॉइंट है वो है जी, एक तो अंतिम वेग निकालना और उड्डयन काल निकालना। एक बात मैं आपको बताता हूं जी, यहां पर a की वैल्यू तो आपने -g ली थी, जो हमने पुट भी करी है, ऊपर की ओर फेंका है, a तो -g है। विस्थापन कितना है जी, यहां पर बता सकते हो क्या विस्थापन कितना है। बॉल पहले ऊपर गई, h दिशा बदलते ही तो आपको पता है माइनस का लगता है, -h। अब और नीचे आ रही है तो ये भी माइनस के साथ लगेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। विस्थापन की वैल्यू आएगी जी -h। ठीक है, विस्थापन की वैल्यू -h आएगी। तो बात क्या है, बात समझिए। बात यह कि जी विस्थापन आ गया जी -h के बराबर। तो अंतिम वेग हम करने जा रहे हैं जी
अंतिम वेग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। पूरी गति में बात कर रहा हूं मैं, a से लेकर c तक। अंतिम वेग आपको चाहिए, आरंभिक वेग u था, a की जगह माइनस का g और s की जगह भी माइनस का h। यानी अंतिम वेग का फार्मूला आएगा जी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, और रूट लग जाएगा जब ये हटेगा तब, तो ये अंतिम वेग आ जाएगा जी यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, और बात करते हैं जी, और बात करते हैं, वो है जी उड्डयन काल। ये भी काफ़ी मेन फार्मूला है। उड्डयन काल, कितना समय में वस्तु हवा में रही, उसका उड्डयन काल कितना, ए से सी। ये भी ए से सी आएगा जी उड्डयन काल। कैसे आता है देखो उड्डयन काल, फार्मूला लगाना पड़ेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये विस्थापन होता है माइनस एच, यू टी उड्डयन काल आ रहा है, ए की जगह माइनस का जी इंटू टी स्क्वायर, 2 से गुणा कर दो, 2h बराबर 2ut जी टी स्क्वायर। ये एक द्विघात समीकरण बन गई जी, जी टी स्क्वायर माइनस 2ut जी टी स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण बन गई है। ठीक है, तो बात क्या है देखिए, जी टी स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h इक्वल टू 0। या तो ये द्विघात समीकरण याद रख लो, यहाँ से आप उड्डयन काल निकाल लो कैपिटल टी, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, आप इसको हल करके टी का मान निकाल लो जी यहाँ से। तो यहाँ से टी का मान क्या होगा जी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 2u का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मान आ जाएगा जी माइनस माइनस प्लस 2u प्लस माइनस 4u स्क्वायर प्लस 8gh अपॉन 2g। तो मान आ जाएगा जी 2u प्लस माइनस 4 को बाहर लोगे तो वर्गमूल में 2 बार आएगा जी, u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन 2g। 2 से 2 अगर आप कैंसिल कर दोगे तो फाइनल आंसर आएगा जी u प्लस माइनस u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g। 2 कॉमन लेके हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे जी। ठीक है, तो बात यह है कि जी उड्डयन काल ये टी आएगा, वस्तु ऊपर जा रही है, तो आप यहाँ से लेंगे तो ये माइनस का साइन लेंगे तो टाइम नेगेटिव में चला जाएगा, इसलिए ये प्लस का साइन ही रहेगा, याद रखना है। जब आप ऊपर फेंकते हो तब, नीचे फेंकते हैं तो अलग कंडीशन आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा। ऊपर फेंकते हैं तो ये स्थिति रहेगी जी। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। कौन कौन से फार्मूले हैं यहाँ देखो, अधिकतम ऊंचाई तक जाने का समय u बाई जी, ये पहले भी आ गया था, u स्क्वायर बाई 2g, ये आपने पहले भी देखा था। कुल ऊंचाई निकालनी है, दोनों को जोड़ दीजिए जी। अंतिम वेग u स्क्वायर प्लस 2gh है जी, अंतिम वेग कितना है। ठीक है, इस द्विघात समीकरण का प्रयोग करके आप उड्डयन काल निकाल लीजिए जी, t इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन जी। समझ गए। अगली बात, ये केस नंबर 3 था, अब केस नंबर 4 बढ़ने जा रहे हैं। इसमें आप वस्तु को ऊपर फेंक रहे थे, ध्यान रहे, वस्तु को ऊपर फेंक रहे थे तो वस्तु ऊपर जाकर वापस नीचे आएगी, वस्तु ऊपर जाके वापस नीचे आएगी। तो जब वस्तु ऊपर जाके वापस नीचे आती है तो क्या होता है, तो समय ऊपर जाने का भी लगेगा और नीचे आने का भी लगेगा, दोनों समय को जोड़ना पड़ेगा, तो कुल समय आएगा जो कि उड्डयन काल है। और वस्तु अगर सीधी नीचे फेंक दी जाए, जैसे अगला केस हम देखने जा रहे हैं, वस्तु सीधी नीचे फेंक जाए तो क्या केस बनेगा देखो। इसमें मैं बोल रहा हूँ, वस्तु को आप किसी h ऊंचाई से नीचे की तरफ थ्रो कर रहे हो u स्पीड से, बॉडी थ्रोन डाउनवर्ड, बॉडी थ्रोन डाउनवर्ड
बॉडी थ्रोन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ उसको फेंका है जी, नीचे की तरफ फेंका है तो बॉडी ऐसे आएगी जी डायरेक्ट। केस 4 है ये, बॉडी थ्रोन डाउनवर्ड। तो यहाँ पर स्पीड तो बढ़ती जाएगी जी, यू नॉट जीरो, नॉट थ्रोन, नॉट ड्रॉप्ड, थ्रोन है ये, थ्रोन, ड्रॉप्ड नहीं है, यू नॉट जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी यू ले सकते हैं, एक्सेलरेशन प्लस का जी रहेगा, डिस्प्लेसमेंट भी प्लस का एच ही रहेगा जी, क्योंकि नीचे ही तो आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट एच ही रहेगा। बॉडी यहाँ जाके टकराएगी किसी फाइनल स्पीड से, तो क्या क्या पॉइंट निकाल सकते हैं? पहला पॉइंट निकाल सकते हैं जी, फाइनल वेलोसिटी एट ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी एट ग्राउंड, भी ग्राउंड पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो ग्राउंड पर फाइनल वेलोसिटी आपको निकालना है तो ये तरीका लगाना पड़ेगा जी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड पर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्या? नो, जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर, टू ए की जगह है जी और एस की जगह है एच, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा जी यू स्क्वायर प्लस 2gh, और v निकालना हो तो इसका क्या लगा दीजिए बताओ, इसका रूट लगा दीजिए तो फाइनल वेलोसिटी v आ जाएगी जी, ठीक है, यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये फाइनल वेलोसिटी v आ जाएगी। समझ गए हो जी? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बॉडी थ्रोन डाउनवर्ड हो गई, फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड पर ही आ गई है, यू स्क्वायर प्लस 2gh, और आप देख रहे हो जी फाइनल वेलोसिटी पहले भी यही थी। देखो ये तीन सिचुएशन हैं, इनको आप रिलेट करो, रिलेट करोगे तो ही समझ पाओगे। क्या तीन सिचुएशन हैं? ये कोई एच हाइट है, ठीक है, एच हाइट से एक बॉडी तो मैं कर रहा हूँ ड्रॉप्ड, जो सबसे पहले हमने पढ़ी थी यू जीरो वाली, दूसरी बॉडी मैं फेंक रहा हूँ ऊपर, जो ऊपर जाके नीचे आती थी, जो ऊपर जाकर नीचे आती थी, और तीसरी बॉडी में नीचे थ्रोन कर रहा हूँ जो डायरेक्ट नीचे आ रही है। और ये तीन केस हैं हमारे। केस नंबर यू जीरो वाला, यू ऊपर और यू नीचे। तो इनको हम रिलेट करेंगे, तो मैं पहले अगली बात समझाता हूँ आपको। अगली बात क्या देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। उड्डयन काल कैसे आएगा? वही फार्मूला जी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? एच, इनिशियल वेलोसिटी यू, उड्डयन काल टी, हाफ प्लस का जी, माइनस तो है ही नहीं इस बार कहीं पर। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने? 2h 2ut प्लस में जी टी स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो जी, जी टी स्क्वायर प्लस में 2ut जी टी स्क्वायर प्लस में 2ut माइनस 2h इक्वल टू 0। जी टी स्क्वायर प्लस में 2ut माइनस 2h इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप फाइंड आउट करते हो तो देखो क्या आंसर आएगा। यहां से आप t फाइंड आउट करोगे तो आएगा जी माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac कितना जी? माइनस 2h अपॉन 2g। तो क्या आया जी टाइम? यहाँ से टाइम आया जी माइनस का 2u प्लस माइनस 4u स्क्वायर प्लस में 8gh अपॉन 2g, अपॉन में 2 को बाहर ले लो, 2 को बाहर ले लो, माइनस u प्लस माइनस 2 को बाहर लेंगे तो यहाँ से 4 गया, यहाँ से भी 4 गया, और 2 से 2 कैंसिल आ गया। तो आप देखो जी फाइनल टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है? माइनस यू प्लस माइनस रूट अंडर
यू स्क्वायर प्लस 2GH अपॉन जी, ये फाइनल आंसर आ गया जी। ये भी माइनस में, इसको भी माइनस में ले लो तो आंसर माइनस में आ जाएगा। तो ये आंसर ये किस में रहेगा जी? प्लस में। बस छोटा सा डिफरेंस है। पिछले वाले केस में यहाँ प्लस आता था, यहाँ भी प्लस आता था, उसमें यहाँ माइनस आ जाएगा बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। समझ गया? तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हो जाएगा जी। अब केस क्या है देखो, ये पहला केस है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v1 है, ये दूसरा केस है फाइनल वेलोसिटी v2 है, और ये तीसरा केस है यहाँ फाइनल वेलोसिटी v3 है। ये ड्रॉप्ड वाला केस है पहला, ड्रॉप्ड। तो v1, v2, v3 के बारे में आप क्या जानते हो जी? क्या तीनों बराबर हैं? कौन सी ज़्यादा है? v1 ज़्यादा, v2 ज़्यादा या v3 ज़्यादा? v2 और v3 बराबर हैं, जो कि v1 से ज़्यादा हैं। देख लीजिए, v1 कितना था? √2gh, और v2 और v3 कितना था? √u स्क्वायर प्लस 2gh, √u स्क्वायर प्लस 2gh। ये था जी v2 और v3, v2 एंड v3 था u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है जी। v1 की वैल्यू आई √2gh। क्यों? क्योंकि v1 में u 0 है, इस फार्मूले में u को 0 करोगे तो यही फार्मूला आ जाएगा। अब बात आती है जी इनके टाइम ऑफ फ्लाइट की, जो कि काफ़ी अच्छा रिलेशन है। पहले में टाइम ऑफ फ्लाइट है जी t1, दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहा हूँ t2, और तीसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट बोल रहा हूँ t3। कौन सबसे ज़्यादा है? कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा जी t1 ज़्यादा है या t2 ज़्यादा है या t3 ज़्यादा है। बताओ। t3 सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि आपने नीचे फेंका है, तुरंत नीचे आ गया। अब इनमें से कौन ज़्यादा? ये तो नीचे आ रहा है, ये पहले ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, यानी t2 सबसे ज़्यादा होगा और t1 उनके बीच में होगा जी। तो इस पर एक फार्मूला है, ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, जो इसी सिचुएशन में आपको पूछा जा सकता है कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा, सबसे कम और सबसे ज़्यादा t2 और t3 का प्रोडक्ट करके रूट के अंदर रख दो, t1 आ जाएगा। क्या? t2 और t3 का प्रोडक्ट करो, रूट अंदर रख दो, t1 आ जाएगा। एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। तो देखो जी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि जी हम एक ऐसी कंडीशन लेंगे जिसमें 3 बॉल हैं, और एक को हम ड्रॉप करेंगे, एक को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे, और एक को हम उसी स्पीड से नीचे की तरफ फेंकेंगे। ठीक है, स्पीड सेम रहेगी। तो 3 सिचुएशन बनेगी, तीनों सिचुएशन में हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। हाइट सेम रहेगी जी तीनों की, h हाइट है, हाइट सेम है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन लिखे हैं, किसी बिल्डिंग जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, किसी बिल्डिंग जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, उससे एक वस्तु को छोड़ा जाता है आरंभिक वेग 0 से, 0 ये छोड़ा जाता है। तो दूसरी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है, तथा तीसरी वस्तु को नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है। उनके उड्डयन काल t1, t2 तथा t3 हैं। उनके उड्डयन काल t1, t2 तथा t3 हैं। तो उनके मान ज्ञात करिए। t1, t2, t3 के मान ज्ञात करिए। तो उनके मान बताने हैं। तो समझिए जी बात क्या है। t1, t2, t3 के हमें मान बताने हैं। तो मान क्या है देखो। t1 किसी ऊंचाई से छोड़ते थे तो फार्मूला होता था √2h/g। 2h कितना जी? 40, और g कितना? तो कितना आना चाहिए? t1 की वैल्यू आएगी जी √8। आना चाहिए कि नहीं? t1 √8 आएगा जी।
देख लेते हैं, प्रूफ हो जाएगा ये आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, अभी देख लेना। अब हम T2 और T3 फाइंड आउट करने जा रहे हैं। T2 वस्तु को ऊपर फेंका है आपने, T2 वस्तु को ऊपर फेंका है। ऊपर फेंकने का ये फार्मूला होता था U प्लस रूट अंडर U स्क्वायर प्लस 2GH अपॉन G। ये फार्मूला होता था जब किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकते थे उस स्थिति का। तो अब बात क्या है, इस फार्मूले में आरंभिक स्पीड कितनी रखनी है, U रखनी है, वैल्यू पुट करनी है और तो कुछ नहीं। आरंभिक स्पीड कितनी है 10 प्लस 10 का स्क्वायर 100 टू G कितना 10 और H कितना 40 अपॉन G कितना 10, कितना आएगा बताओ यहाँ से। 10 प्लस 40 2 80 800 और 100 900 आ गया जी T2। तो T2 का आंसर क्या आया, T2 का आंसर आया जी 10 प्लस में रूट 900 यानी 30 बटे 10, 40 बटे 10 कितना सेकंड आ गया जी, 4 सेकंड आया जी। भाई ये जो ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है इसको 4 सेकंड लग जाएंगे जी, जो ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है इसको 4 सेकंड लग जाएंगे। अब T3 कैसे निकालें, इसी फार्मूले में U के आगे साइन माइनस का लगा दो, U प्लस रूट अंडर U स्क्वायर प्लस 2GH अपॉन G। तो सेम रखना है जी, कुछ नहीं, देखो सब कुछ सेम है, ये बस यहाँ आगे माइनस आ जाएगा जी। -10 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस 30 अपॉन 10 दैट इज 20 बटा 10 दैट इज 2 सेकेंड, 2 सेकेंड आ जाएगा जी T3। T1 है T3 है, देखो प्रूफ हो रहा है क्या। T2 कितना आया बोलो, T2 आया जी 4 इंटू प्रोडक्ट तो है इंटू T3 2, यानी T1 कितना आना चाहिए √8 आ रहा है क्या, बिल्कुल T1 इज √8 सेकेंड। T1 कितना है √8 सेकेंड है, समझ गया, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई है। अब अगली बात पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये हमने वर्टिकल मोशन ख़त्म कर दिया है जी, ऊर्ध्वाधर वर्तीय गति है वो ख़त्म हो गई है। इसके क्वेश्चन मॉड्यूल में काफ़ी दिए हैं, आप करेंगे, मैं 1-2 क्वेश्चन बताता हूँ। लिखो एक क्वेश्चन, एक वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है, एक वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है, कोई h ऊंचाई ले रहे हैं, वहाँ से एक वस्तु को छोड़ रहे हैं। एक वस्तु को किसी से छोड़ा जाता है तो वस्तु के द्वारा पहली सेकंड, दूसरी सेकंड तथा तीसरी सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात बताइए। वस्तु के द्वारा पहली सेकंड, दूसरी सेकंड तथा तीसरी सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात बताइए। वस्तु को आपने यहाँ से छोड़ दिया, आरंभिक वेग कितना है 0, छोड़ दिया, वस्तु नीचे जा रही है जी, नीचे जा रही है, पहली सेकंड, दूसरी सेकंड और तीसरी सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात बताना है। याद करो, प्रथम सेकंड 1 सेकंड है, दूसरी भी 1 सेकंड है, द्वितीय, तृतीय, ये हम 1-1 सेकंड पर बात कर रहे हैं। यानी आप क्या कह सकते हो यहाँ से आप एक चीज़ तो साफ कह सकते हो कि जी जो समय का अंतर है वो समान है और आरंभिक वेग 0 है। आरंभिक वेग 0 हो तो बराबर समय अंतराल में, आरंभिक वेग 0 हो तो बराबर समय अंतराल में तय दूरी का अनुपात 1:3:5 ऐसा होता था कि नहीं। आरंभिक वेग 0 हो तो बराबर समय अंतराल में तय दूरी का अनुपात 1:3:5, याद करो।
चाहे ऊर्ध्वाधर गति हो चाहे क्षैतिज गति हो, ये कहीं पे भी लगाया जा सकता है, ऊर्ध्वाधर गति हो या क्षैतिज गति हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि एक वस्तु को u बराबर 0 वेग से छोड़ते हैं, u बराबर 0 वेग से छोड़ते हैं। पहली आधी दूरी t1 समय में चलती है और दूसरी आधी दूरी t2 समय में चलती है। पहली आधी दूरी t1 समय में चलती है और दूसरी आधी दूरी t2 समय में चलती है, तो t1 बाई t2 का मान बताओ। तो ये भी कर देंगे जी, हम नहीं कर पाओगे क्या? ये भी वही क्वेश्चन है, देखो पहली आधी दूरी, इस बार दूरी बराबर है, दूसरी आधी दूरी बराबर है। यहाँ समय लग रहा है जी t1 और यहाँ समय लग रहा है जी t2, और आरंभिक वेग क्या है? 0। आरंभिक वेग 0 से एक वस्तु को अगर आप छोड़ते हैं तो t1 बाई t2 का मान कितना होता था, याद है? कितना होता था? 1/√2 - 1। आरंभिक वेग 0 और समय, आरंभिक वेग 0 हो और बराबर दूरी हो, u 0 हो और दूरी बराबर हो, दूरी बराबर हो, तो ये फार्मूला लगता है। ये कब लगता है? आरंभिक वेग 0 है, u 0 हो और समय बराबर हो, समय तो बराबर हो और u 0, तो ये फार्मूला लगता है जी। समझ में आ रही है जी बातें सारी? ठीक है जी, अगली बात पे बढ़ते जा रहे हैं जी हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये t1 बाई t2 निकाल सकते हैं, निकाल के दिखाऊं क्या इसको? देखो निकाल के दिखाता हूं। आप पहले a से b समीकरण लगा लो, फिर a से c लगा लो। तो पहले मैं a से b समीकरण लगाऊंगा तो दूरी आएगी जी x = u t प्लस हाफ GT²। फिर मैं a से c लगाऊंगा समीकरण तो आएगा कितना? x प्लस x 2x। a पर वेग तो 0 है ना जी, मैं b से c समीकरण नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि वेग है वो b पे 0 नहीं है, वेग है वो a पर 0 है। बात समझ रहे हो आप? तो हाफ g टाइम कितना है जी इस बार? t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। तो कर दीजिए भाग दोनों समीकरण को। समीकरण 1 में x है और समीकरण 2 में 2x है जी। हाफ जी दोनों से कट गया, इधर t1 का स्क्वायर आ गया और इधर आ गया जी t1 प्लस t2 का स्क्वायर आ गया। यानी आप इसको बोल सकते हो जी t1/t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर आ गया। x से x कैंसिल हो गया जी, तो आएगा जी t1/t1 प्लस t2 1/√2। उल्टा कर दो, उल्टी कर दी फार्मूले ने, तो ऊपर √2 आ गया। t1 बाई t1 कर दो 1, इधर क्या t2 बाई t1 = √2। तो t2 बाई t1 कितना आ गया जी? √2 - 1। और लास्ट में बोलूं कि हमें फिर उल्टी करनी है, t1 बाई t2 आ गया 1/√2 - 1। आया कि नहीं बताओ? तो मैंने आपको पहले ही कहा था, रिजल्ट याद रखोगे तो डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो बस यही है जी नीट की मेन कहानी, यही है कि क्वेश्चन आपको करना तो है लेकिन कितना जल्दी आप क्वेश्चन करते हो वो इम्पोर्टेंट है। तो स्पीड जरूर रखें अपनी। अभी खैर आप 11th में ही हैं तो स्पीड आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, डोंट वरी। हाँ, मॉड्यूल के क्वेश्चन 1V में गति के जो क्वेश्चन है, सरल रेखा में गति, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। आप सोच रहे हो कि आप पहली बार करोगे और हो जाएंगे, नहीं होंगे। आपको धीरे धीरे उनमें टाइम लगेगा, प्रैक्टिस आप करोगे तो आगे क्वेश्चन और कर पाओगे। अगली बात क्या है देखिए, नेक्स्ट हम फिर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक वस्तु को मैं यहाँ पर u बराबर 0 वेग से छोड़ता हूँ t बराबर 0 समय पर। एक दूसरी वस्तु है वो मैं 2 सेकंड बाद छोड़ता हूँ जी किसी u वेग से। ठीक है, 2 सेकंड बाद छोड़ा अपने किसी
u वेग से। तो u का मान निकालो, u का मान बताना है, ठीक है। u का मान आपको बताना है। किस कंडीशन में u का मान बताना है जी? 5 सेकंड बाद। 5 सेकंड बाद उनके बीच की, यहाँ पर दोनों 5 ले लें या 10 सेकंड ले लेते हैं, चलो 7 सेकंड ले लो। 7 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी बराबर हो जाए तो u का मान बताओ। क्वेश्चन है 7 सेकंड बाद दोनों वस्तुओं के बीच दूरी शून्य हो जाए। दोनों वस्तुओं के बीच दूरी शून्य हो जाए, यानी दोनों वस्तुएं बिल्कुल आमने सामने हो जाए 7 सेकंड बाद, तो u का मान बताइए। तो आपको u का मान बताना है कि 7 सेकंड बाद क्या कंडीशन होने जा रही है। 7 सेकंड बाद दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी शून्य हो जाए, ये आपको कंडीशन लेके चलनी है जी। तो मैं मान रहा हूँ जी इसकी दूरी है x1 और ये बोल देता हूँ x2, हालांकि बराबर है, बराबर ही करने जा रहा हूँ दोनों को। x1 बराबर x2। x1 में आप देखेंगे तो x1 में जो मेन चीज़ है वो ये है कि जी x1 में आरंभिक वेग है वो 0 है, 0 से स्टार्ट कर रहा है x1। ut प्लस हाफ gt कितना देर है जी? 7 सेकेंड। ये x1 है। x2 इसी तरह से x2 है, u 0 नहीं है इस बार, ut t कितना? 2 सेकंड लेट चल रहे थे तो t कितना जी? 2 सेकंड आपने देरी से किया तो 7 माइनस 2, 5 सेकंड चले ना। ut प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, समझ गए जी। यहाँ से आपके पास u आ जाएगा जी। तो ये है 10/2, 7 का वर्ग 49, 5u 10/2 और 5 का वर्ग 25, ठीक है। तो अगर आप इसको करोगे तो आएगा 5 गुणा 49, माइनस का ले आओ जी उधर, 5 गुणा 25, ये तो होगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, बराबर कितना u? 5u। 5 तो कॉमन लेके काटे दीजिए। 49 माइनस 25 बराबर 5u, कैंसिल हो गया तो ये u का मान आ गया जी 49 माइनस 25, 4 और 2, यानी आपको आरंभिक वेग 24 मीटर पर सेकंड देना पड़ेगा। अगर एक वस्तु को आप छोड़ रहे हो, दूसरी वस्तु आप 2 सेकंड बाद नीचे फेंक रहे हो, अगर दूसरी वस्तु का वेग 24 मीटर पर सेकंड है तो दोनों वस्तुएं 7 सेकंड बाद बराबर दूरी पर होगी, ठीक है जी। जैसे जैसे अब समय बढ़ेगा तो क्या होगा, जो दूसरी वस्तु है वो आगे निकलती जा रही है क्योंकि उसका वेग ज़्यादा मिलेगा। आप चेक कर लो बेशक। अब क्या होगा जी, इनको मैं नाम दे देता हूं जी, वस्तु A, वस्तु B। 7 सेकंड पर ही निकालते हैं हम। 7 सेकंड पर वेग, 7 सेकंड पर वेग निकाल रहे हैं। पहले A का, फिर B का। A का क्या लगेगा? u प्लस AT लगेगा, फार्मूला तो यही, लेकिन A में तो वेग क्या था? 0 और G और T कितना? 7, यानी 10 रखेंगे तो कितना आया? 70। लेकिन इसमें तो u भी 24 है, G 10, एक ही जगह G लिख दो, और T कितनी देर चल रही है जी? 7 सेकंड बाद देखेंगे तो ये तो 5 सेकंड लेट चल रही है, तो ये देखना इससे ज़्यादा वेग मिलेगा। 24 प्लस 50, 74 मीटर पर सेकंड इसका वेग मिलेगा जी, और इसका वेग था जी 70 मीटर पर सेकंड।
ए का वेग यहाँ पर आपको पूछ ले जी इनके वेग कितने कितने हैं, तो ए का वेग है जी 70 मीटर पर सेकेंड और इसका वेग है जी 74 मीटर पर सेकेंड, दोनों के वेग अलग अलग हैं। बी का वेग है वो ज़्यादा है, इसलिए तो ज़्यादा है क्योंकि आपने उसको किसी वेग से फेंका है जी, जीरो वेग से नहीं फेंका। ठीक है, तो ये इसी तरह के काफ़ी क्वेश्चन इस पे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते जा रहे हैं जी। नेक्स्ट बात देखिए, ग्राफ के ऊपर हमें काफ़ी काम करना है। ग्राफ के मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, देखो अगली हेडिंग लिखिए ग्राफ। ग्राफ क्या है? ग्राफ में वैसे हमने काफ़ी आपको बात पहले भी बताई थी। ग्राफ में हमें ढाल निकालते हैं, जो भी ग्राफ दे रखा हो उसकी ढाल निकाली जाती है। तो ये ग्राफ एक पूरा पॉइंट है। ग्राफ में मान लेते कोई भी आपको ग्राफ दिया जाए, जिसे ये इस तरह के ग्राफ दिए जाते हैं। देखो पहले मैं ले रहा हूं, ये दूरी समय ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ है ST। फिर मैं बोलूं ये विस्थापन समय ग्राफ है, ये विस्थापन है। और फिर मैं बोलूं कि जी ये वेग समय ग्राफ है V। तो बात समझिए जी, बात क्या है। किसी भी ग्राफ की जो ढाल होती है वो हम बहुत पहले ही बता चुके हैं आपको, ढाल टेंजेंट थीटा होती है जी। क्या होती है जी टेंजेंट थीटा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। y में क्या है और अपॉन x में क्या है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इस तरह से किसी भी ग्राफ की ढाल परिभाषित की जाती है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन में पहले ढाल निकाल के बता देता हूँ, हम पहले भी बता चुके हैं जी, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये मान लेता हूँ 3 है और इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, ये 10 है और ये 7 है, ये y है और ये x है। तो यहाँ पर कोई कोण आएगा जी थीटा, तो ढाल क्या आएगी? ढाल आएगी जी टेंजेंट थीटा, दैट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये बिंदु है जी x में कितना 10 और y में कितना है 7 है। ये है जी x2 y2 10,7। ये बिंदु कितना है जी? ये बिंदु 3 है जी। ये कितना है जी? इसको कैसे बोलें? x में 0 है और y में 3, 0,3 है ये। y2 माइनस y1, y2 कितना है जी? 7, y2 7 है और y1 3 है। x2 10 और x1 0 है। 7 माइनस 3 4/10, 2/5। ये है जी टेंजेंट थीटा। थीटा का मान आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं टेंजेंट इनवर्स 2/5। यहाँ से हम ढाल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं आपको दूरी समय ग्राफ दिया गया है। ग्राफ कैसा हो सकता है जी? दूरी समय ग्राफ तो ऐसा ही बनता है जी, नीचे आता ही नहीं है। विस्थापन समय ग्राफ कैसे हो सकता है? ऊपर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है जी। विस्थापन समय ग्राफ तो नीचे भी आता है, ऐसे ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, ये B से C लाइन है, B से C लाइन है ये, और यहाँ पे जो हम जिस लाइन की बात कर रहे हैं वो A से B है। इन सभी लाइनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए बात ये कि जी यहाँ पर कोई कोण ले लेते हैं, यहाँ पर घड़ी के विपरीत दिशा में कोई कोण लेते हैं थीटा, यहाँ पर कोई कोण लेते हैं थीटा। तो हाँ, ये जो थीटा है वो हमेशा ऐसे लिया जाता है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। घड़ी के विपरीत दिशा में लिया जाता है ये कोण, टेंजेंट थीटा। ए से बी, तो इस ग्राफ की ढाल क्या आएगी जी? देखिए ढाल इक्वल टू टेंजेंट थीटा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। y मतलब y एक्सिस, x मतलब x एक्सिस, चाल। तो इस ग्राफ की ढाल क्या देगी? चाल देगी। तो हमें क्या लिखना है जी? दूरी समय ग्राफ की ढाल, दूरी समय ग्राफ की ढाल चाल को दर्शाती है।
दूरी समय ग्राफ की ढाल चाल देगी जी। अब यहाँ पर देखिए ढाल क्या देगी जी, ढाल पहले ए से बी जाते हैं जी, ए से बी जाते हैं तो ढाल टेंजेंट थीटा आएगी। इस बार विस्थापन बटे समय, ये डी लगाओ या डेल्टा लगाओ, डेल्टा लगा दो, विस्थापन बटा समय, और विस्थापन बटा समय क्या हो जाएगा जी, वेग हो जाएगा। विस्थापन बटा समय यानी इस ग्राफ की ढाल हमें वेग दे देगी, समझ गए। तो वेग तो दे रही है, लेकिन ए से बी और बी से सी दो अलग अलग घटना है इस बार। ए से बी तो वेग आएगा जी टेंजेंट थीटा, बी से सी वेग आएगा टेंजेंट, अगर ये मैं कहूँ थीटा है इधर तो, लेकिन हमें तो ये कोण लेना पड़ेगा, तो ये कोण कितना है 180 माइनस थीटा, और टेंजेंट 180 माइनस थीटा नेगेटिव होता है, माइनस टेंजेंट थीटा, इसलिए आप इनको V1 V2 से दर्शा दीजिए। वेग ऋणात्मक आया है, V2 की वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव, और V1 की वैल्यू कैसी आई है जी, पॉजिटिव। तो बात समझिए जी, बात क्या है, बात यह कि जब विस्थापन समय बढ़ रहा है, विस्थापन भी बढ़ रहा है, समय के साथ विस्थापन बढ़े तो वेग पॉजिटिव आता है जी, समय के साथ विस्थापन बढ़े तो वेग पॉजिटिव आता है। और जब विस्थापन घट रहा है, बी से सी विस्थापन देखो, यहाँ विस्थापन कम हो रहा है, तो यहाँ पर वेग नेगेटिव आता है जी। जब समय बढ़े और विस्थापन घटना चालू हो जाए तो वेग नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं जी ए से बी की बात करते हैं यहाँ पर। तो इस बार ढाल क्या देगी जी, इस बार ढाल वही है जी टेंजेंट थीटा, y में परिवर्तन बटा x में, y में कितना है जी वेग और x में कितना है जी टाइम, वेग बटे टाइम क्या हो जाएगा जी, त्वरण आ जाएगा जी। तो यहाँ पे ढाल क्या आ जाएगी जी, टेंजेंट थीटा, जो कि त्वरण है। तो a से b की घटना अलग होगी, b से c की घटना अलग होगी। a से b में जो त्वरण आएगा वो कैसा आएगा जी, टेंजेंट थीटा आएगा, और B से C में वो त्वरण आएगा वो माइनस टेंजेंट थीटा आएगा, क्योंकि कोण हम ये लेंगे, ये कोण 180 माइनस थीटा आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर ये थीटा दिया गया है तो कहने की कोई बात हो चाहिए, वो कोण है वो 90 से बड़ा है, ये कोण 90 से बड़ा है तो नेगेटिव में ही आएगा। इसको मैं A1 बोल दूँ, इसको मैं A2 बोल दूँ, A2 है वो नेगेटिव आएगा जी। बात क्या है, जब वेग समय के साथ बढ़े, यहाँ समय बढ़ रहा है वेग बढ़ रहा है, समय के साथ वेग बढ़े त्वरण पॉजिटिव आएगा जी, समय के साथ वेग बढ़े त्वरण पॉजिटिव आएगा। समय के साथ वेग घटे, B से C, समय के साथ वेग घट रहा है त्वरण नेगेटिव आएगा जी। तो आप समझ गए होंगे जी सारी बातें, बात क्या है, हर एक बात को ध्यान से देख लीजिए, कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं मैं आपको बता देता हूँ। दूरी समय ग्राफ की ढाल चाल देगी, वेग समय ग्राफ की ढाल और विस्थापन समय ग्राफ की ढाल वेग देगी, विस्थापन समय ग्राफ की ढाल वेग को दर्शाएगी, और त्वरण समय ग्राफ की ढाल, वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण दर्शाएगी। भी ढाल लेनी है, दूरी समय की चाल, वेग समय की त्वरण, विस्थापन समय की वेग, ठीक है। तो इस तरह हम ग्राफ की ढाल ले लेंगे जी, और ग्राफ की ढाल से आप एग्जैक्ट पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, वेग निकाल देंगे V1 V2, त्वरण निकाल देंगे A1 A2, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। करना काम वही है, y में परिवर्तन बटा x में परिवर्तन। जैसे मान लेते हैं मैं एक छोटा सा सवाल आपको यहाँ पर लेके कराऊँ कि दो वस्तुओं का वेग आपको दिया जा सकता है और आपको फाइंड आउट करना पड़ सकता है जी। यहाँ पर बात क्या है जी, बात देखिए, ये इस तरह की कंडीशन है जी। एक वस्तु तो मैं कहूँ जी यहाँ से यहाँ से ऊपर जा रही है, और एक वस्तु कहूँ मैं यहाँ से यहाँ नीचे जा रही है जी, ठीक है। कौन सा ग्राफ है जी ये, इसको मैं विस्थापन समय ग्राफ बोल सकता हूँ जी, ठीक है। ये A है और ये B है, A और B दो पॉइंट है जी, ठीक है। तो बात क्या है, बात है जी A और B की। कोई कोण दिए जा सकते हैं जिनके A में देखो वेग बढ़ रहा है, आप ऐसे ही ले लो,
ऐसे पॉइंट दर्शा देता हूँ मैं, ये बी का हो गया, ये ए का हो गया। ए का वेग और बी का वेग, किसका वेग नेगेटिव होगा? ए में बढ़ रहा है जी ऊपर, ये थीटा है, ए का वेग पॉजिटिव होगा जी। बी का वेग, ये देखो ये थीटा लोगे, नो, इसको आगे बढ़ाओ, ये थीटा लेना पड़ता है, तो यहाँ पर वेग क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ए का वेग पॉजिटिव है और बी का वेग नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों का वेग आपने पढ़ लिया है, किसका वेग पॉजिटिव है और किसका वेग नेगेटिव है। तो बात क्या है? बात यह है कि सबसे मेन पॉइंट है दोनों का वेग हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, जो विस्थापन समय ग्राफ है, इसकी हम ढाल ले लेंगे। आपको ये पॉइंट देखिए, पहले विस्थापन चेंज हो रहा था, इसका नीचे आ रहा था, इसका ऊपर आ रहा था, ये वो बिंदु है जहां पर दोनों का विस्थापन आप कह सकते हो कि बराबर है। इस पॉइंट पर हम ये कह सकते हैं दोनों का विस्थापन है वो इक्वल हो गया है। ठीक है, अगली बात क्या है? अगली बात है कि आपको इनका क्वेश्चन में इनके एंगल जा सकते हैं। भाई एक वस्तु का कोई कोण दिया जा सकता है, दूसरी वस्तु का कोई कोण दिया जा सकता है, वो किस कोण पर हैं, तो आपको उनकी चाल और वेग निकालने पड़ सकते हैं। तो मैं दो वस्तु लेके चल रहा हूँ, देखो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ए और बी दो वस्तु है, और मैं कहूँ विस्थापन समय ग्राफ हमें दिया गया है। ए और बी दो वस्तु है और उनके विस्थापन समय ग्राफ आपको दिए गए हैं। तो ए का मैं कोण ले लेता हूँ 60 डिग्री और बी का मैं कोण ले लेता हूँ 30 डिग्री। तो बात क्या है, देखिए विस्थापन समय ग्राफ ढाल, तो ढाल क्या बताएगा जी? ढाल तो विस्थापन बटे समय ds बाई dt डेल्टा s बाई डेल्टा टी करें, विस्थापन बटा समय करेंगे तो वेग आएगा जिस ग्राफ की ढाल, तो ठीक है, ग्राफ की ढाल वेग आएगा। ए और बी, ए में कितना आएगा जी? ए में आएगा जी 60, टेंजेंट 60, बी में कितना आएगा जी? 30, टेंजेंट 30। टेंजेंट 60 का मान तो आप जानते हो जी √3 है, और टेंजेंट 30 का भी जानते हो, वो भी 1/√3 है। तो आप दोनों का अनुपात ले सकते हैं जी, ए और बी के वेग का अनुपात लें। ए का वेग आ गया जी √3 और बी का वेग आ गया 1/√3, यानी √3 से √3 गुणा करेगा तो 3 आ गया। तो आप ये कह सकते हो जी ए का वेग है वो 3 गुना है जी बी का वेग, यानी मैं सीधी बात बोलूँ, ए का वेग ज़्यादा है बी के वेग से। ज़्यादा आपको यहीं पे पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो कोण ज़्यादा है, जहाँ पे कोण ज़्यादा होगा वहाँ पे ढाल ज़्यादा होगी, स्लोप ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा होगा तो वेग ज़्यादा होगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं जी। तो ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने ऊर्ध्वाधरवर्तीय गति पढ़ ली है, ग्राफ के बारे में पढ़ लिया है। अगली क्लास में हम एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कैसे बदलते हैं वो पढ़ेंगे। भाई किस तरह विस्थापन समय ग्राफ से आप वेग समय ग्राफ बना सकते हैं, किस तरह आप वेग समय ग्राफ से त्वरण समय ग्राफ बना सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मॉड्यूल के क्वेश्चन आप करने स्टार्ट कर दें, हालांकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, आपसे सारे नहीं होंगे, जो होते हैं वो आप कर लीजिए, बाकी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।